वेलकम टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन सेशन में, जहां पे आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं उन चीज़ों को जो कि एएलपी के पिछले क्वेश्चन पेपर्स में पूछी गई हैं। यानी कि 2024 और 2025 में जितने भी एएलपी के क्वेश्चन साइंस में पूछे गए हैं वो आपकी ये सीरीज पूरी चलने लग रही है। और यस, वन मोर थिंग, डाउन द लाइन आपके जो आगे जो ये कुछ दिन, जब तक आपका 18, 16, 17, 18 3 दिन ये एग्जाम चलने वाला है, उससे पहले अब इसको हम इसी वीक से स्टार्ट कर देंगे। जो क्वेश्चंस एएलपी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उनके मैं अलग से थ्योरी वीडियोस बनाने वाली हूँ और इस चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें पहला वीडियो हमारा सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलॉइड का होने वाला है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होने वाला है, और उसी तरीके के कुछ क्वेश्चन आपकी इसी चैनल पे अपडेट होंगे, तो देखते रहिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी, अच्छा इसी वीडियो के नीचे अगेन कमेंट करके मुझे बताना कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, या जब हमने क्वेश्चन पेपर किए हैं 7 पढ़ चुके हैं, आज 8वां सेट है, इन 8 सेटों के अंदर कौन सा ऐसा टॉपिक है, ऐसा कोई ऐसा थ्योरी पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आया है। ठीक है, सो ऑन दैट बेसिस आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन नंबर 8 2024-25 में एएलपी के द्वारा पूछे गए, रेलवे आरआरबी ने सारे जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके क्वेश्चंस यहाँ पे करने लग रहे हैं। आज का सेट 27 नवंबर 2024 के शिफ्ट नंबर 2 का है। अपार्ट फ्रॉम इट, आप में से जो भी बच्चे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, साइंस की पूरी थ्योरी आपको एक बार पढ़नी ही पड़ेगी। सिलेबस जो है वो थ्योरी और एमसीक्यूज के साथ ही कंप्लीट होगा। 5000 पीवाईक्यूज 20 मॉक टेस्ट और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पूरी थ्योरी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पूरा पीडीएफ का सेट मिलेगा और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए तैयार हो रही है एक साइंस की किताब, जो इसी कोर्स के साथ आपको मिलेगी ही मिलेगी। जब तक ये कोर्स 1 साल का पूरा कोर्स रहेगा, किताब जो है वो अगले 1 से 1 महीने के अंदर पूरा एरर प्रूफ अच्छे से बनाएंगे, क्वेश्चंस वगैरह डालेंगे। उसको करने के बाद ये सारी चीजें जो है वो आपकी कंप्लीट यहाँ पे हो जाएंगी। तो वो किताब भी आपके इसी बैच में इंक्लूड होगी, जो बच्चे बैच लेंगे उनके लिए। हालांकि उस किताब की अलग से वैल्यू अगर मैं बोलूं, मार्केट वैल्यू जो है वो 250 to 300 होगी, लेकिन अगर आप ये बैच लेते हो तो आपको ये बुक जो है उसकी पूरी पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर थ्योरी पूरी है तो टेस्ट जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। एएलपी का टेस्ट, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल का टेस्ट जो है वो आपके लिए अपडेटेड यहाँ पे होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम इट, क्लास 24 एप्लीकेशन आप वैसे भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो टेस्ट वगैरह हैं वो आपके यहीं पे अपलोड होते हैं सारे के सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस तत्व को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का उपयोग करके निकाला जाता है। अच्छा, अभी जो है वो मार्केट आपको पता है कितने अच्छे तरीके से ड्रिवन हो रखा है। पूरा मार्केट मेटल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सोने की कीमतें क्या हैं, चांदी की कीमतें क्या हैं, और इन सब में कॉपर, सोना चांदी तो वो चीज है जो आपको न्यूज वगैरह में सब में दिखाई जा रही है। एक चीज याद रखिए कि कॉपर जो है ना, उसकी मात्रा या उसकी जो वैल्यू है वो अभी सबसे ज्यादा बढ़ने लग रही है। कॉपर की वैल्यू इस टाइम मार्केट में सबसे ज्यादा है, एंड दीज आर मेटल्स ओनली। ठीक है, ये सारे के सारे हैं क्या, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। और ये वॉर जो है वो ट्राइंगल वॉर है, जिसमें एक तरफ चाइना है, एक तरफ रशिया है और यूएसए है। तो आज के जो ये सोने चांदी के भाव सारे आपके जो एक्चुअली ड्रिवन है वो ये 3 कंट्री ड्रिवन कर रही हैं यहाँ पे। और अगर हम बात करेंगे किसी भी लेवल पे कि कौन ये रेट्स डिसाइड करता है, तो मार्केट के रेट डिसाइड होते हैं। और आज की डेट में सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर वो चाहे लेड हो, मरकरी हो, कॉपर मैंने बोला ही, मैग्नीज हो, मैग्नीशियम हो, ये सब के सब मेटल आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस तत्व को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से निकाला जाता है, तो याद रखिए सोडियम की यहाँ पे बात हो रही है। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास नंबर 23 होता है, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से निकाला यहाँ पे जाता है। ठीक है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है या यूनिट मास कितनी है, ये मैंने आपको कल भी कैलकुलेट कराई है। यहाँ पे जब भी देखो यहाँ पे CaCl2, पहले तो आपको 2 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, कैल्शियम और क्लोरीन। कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 40 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 35.5 होता है। इनटू में आपको 2 करना पड़ेगा, 70 71 लिख लें, 5 दूनी 10 के आसपास, 71 लिख लेते हैं, 35 दूनी 70 और 1 71,
40, तो 71 प्लस 40 कितना हो गया ये 111। 111 यू जो है एटॉमिक यूनिट लिखी जाती है, एटॉमिक मास यूनिट। अभी हमने कुछ दिन पहले भी इसका क्वेश्चन किया था, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक तो ये हाउ टू कैलकुलेट दी एटॉमिक मास, कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक मास, ये एक आपका थ्योरी वीडियो आएगा, इसको याद रख लीजिए, हम यहाँ पे भी करने वाले। तो बैक टू बैक 3 वीडियोस विल बी देयर। व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? ये हमारी पूरी इस लॉ को हम कहते हैं 10% लॉ। क्या कहते हैं इसको? 10% लॉ, ठीक है, 10% लॉ इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हर जो है ना, ये जो आपकी जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं या इकोसिस्टम या फूड वेब, अच्छा फूड वेब भी एक ऐसा टॉपिक है जो लगातार आपकी रेलवे में आ रहा है। टॉपिक्स जो है वो लिखवा, आप यहाँ पे नोट करते जाइएगा। इसको हम बोलते हैं 10% लॉ, 10% लॉ। इस पूरे टॉपिक को आज यहाँ पे समझ लेना, ताकि आगे आपको जब भी ये टॉपिक आए तो आपको पूरी चीजें समझ आनी चाहिए। देखिए ये पूरा होता है, इसको हम बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं? फूड चेन, ठीक है। इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर या पूरे संसार के अंदर, इस पूरी धरती पे कोई ना कोई किसी ना किसी को खा रहा है। somebody is eaten by somebody, ठीक है, someone is eaten by somebody, ऐसे करके लिख लीजिए, इसको ऐसे लर्न करिए, someone is eaten by somebody, यानी कि हर किसी को कोई ना कोई खा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज याद रखिए, जैसे कि पौधे होते हैं उनको हम खाते हैं, जो जानवर होते हैं वो भी किसी दूसरे जानवर के द्वारा या इंसानों के द्वारा खाए जाता है। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस भी जब मर जाते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में ही विलीन हो जाते हैं, हमारे वातावरण में ही हम विलीन हो जाते हैं। तो फूड चेन जो है वो कहाँ से शुरू होती है? सूरज से स्टार्ट होती है, ये भी याद रखिए। अगर सन नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, ठीक है। जो सूरज है वो रेडिएशंस अपनी या रेज जो है वो धरती पे भेजता है। आउट ऑफ 100% जो सन रेज भेजता है, जो प्लांट्स या जो पौधे हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? उत्पादक। और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं यानी कि जो पौधे हैं वो कौन से लेवल पे होते हैं? ये हमारी फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे रखे हुए हैं। किसमें है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इन्हीं की जो नंबर है वो इस धरती पे सबसे ज्यादा है। अगर पौधे नहीं है, मैंने बोला हम नहीं होंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी को ग्रहण करने वाले इस धरती पे पौधे ही हैं। तो पौधे सूरज की एनर्जी को लेते हैं, लेकिन क्या सूरज में जो 100% एनर्जी है, ऊर्जा है, वो सारी पृथ्वी पे आ रही है? नहीं, पृथ्वी पे आती है 51%, 49% रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। आउट ऑफ दैट प्लांट्स जो लेते हैं वो कितनी परसेंट लेते हैं? वो लेते हैं 1% एनर्जी, यानी कि सूरज की कुल ऊष्मा की 1% जो एनर्जी है वो पौधों के द्वारा ली जाती है, ठीक है। इसीलिए पौधे प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, वो इस धरती के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजें, ठीक है। अब अगर प्लांट्स के ऊपर हम एक एग्जांपल देंगे, यहाँ पे प्लांट्स के ऊपर ग्रास हॉपर डिपेंड करता है ना, ग्रास हॉपर या टिड्डा जिसे कहते हैं, वो घास के ऊपर निर्भर होता है। तो जो पौधे के ऊपर निर्भर है उसको हम कहेंगे कंज्यूमर। कौन होगा ये? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? उपभोक्ता। आप दुकान से सामान लेके आते हो, आप कंज्यूमर हो, ठीक है। जो बेच रहा है वो दुकानदार, उसका रिटेलर या सेलर है। आप कंज्यूम कर रहे हो चीजों को, आप कंज्यूमर हो। तो पौधों को जो कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर है, पौधे प्रोड्यूसर हैं, ग्रास हॉपर कंज्यूमर है। तो ये जो ग्रास हॉपर है ये क्या हो गया? ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। पहला है ना, सीधा पौधे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ग्रास हॉपर को भूख लगेगी तो उसने पेड़ खाया, किसको भूख लगनी चाहिए कि वो ग्रास हॉपर को खा ले? वो मेढक है, ठीक है। मेढक को अगर भूख लगेगी तो मेढक क्या करेगा? मेढक ग्रास हॉपर को खा लेगा। तो मेढक क्या हो गया? मेढक हो गया सेकंड कंज्यूमर। जो पौधे के ऊपर निर्भर था, आपने उसको खा लिया, तो दूसरा जो उपभोक्ता है वो कौन है? मेढक है। अब अगर सांप को भूख लगेगी, स्नेक को भूख लगेगी, तो स्नेक किसको खाएगा? ये खा लेगा मेढक को। तो स्नेक कौन हो गया? स्नेक हो गया टर्जरी कंज्यूमर, ठीक है। उसके ऊपर कौन है? स्नेक को कौन खा सकता है? स्नेक को खा सकती है ईगल, जो बैठी हुई ऊपर देख रही है।
तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी और क्वाटरनरी कंज्यूमर। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है इधर से कि हमारे पास जो मैक्सिमम कंज्यूमर हो सकते हैं वो टर्जरी तक ही, क्वाटरनरी तक जाते हैं, उसके ऊपर कंज्यूमर नहीं जा सकते, यानी कि उससे ऊपर पेंटा कंज्यूमर टाइप कुछ नहीं होता। हमारी फूड चेन, हमारी इस इकोसिस्टम, कम्युनिटी, बायोडाइवर्सिटी में जो फूड चेन्स बनी हुई हैं वो मैक्सिमम आपकी क्वाटरनरी कंज्यूमर तक जाती हैं, उससे ऊपर नहीं जाती हैं। तो अगर ये हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्लांट्स हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, और इस तरीके की फूड चेन को हम सिंपल हर्बीवोरस फूड चेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस फूड चेन। जो पौधे से स्टार्ट हुई है वो आपकी हर्बीवोरस फूड चेन या सिंपल फूड चेन है, ठीक है, सिंपल फूड चेन। तो ये प्लांट्स फर्स्ट ट्रॉफिक पे हो गए, ग्रास हॉपर जो है वो कहां पे हो गए? वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आ गए। किस पे आ गए? सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे। जो फ्रॉग है वो कहां आ गया? वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आ गया। कहां गया? थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे। जो स्नेक है वो कहां आ गया? वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आ गया, ठीक है। इससे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी फूड चेन में नहीं हो सकते, जो ये फूड चेन है। समझ आया सिस्टम पूरा? ये यहाँ पे अब एक चीज और समझनी है, क्योंकि हम ये लॉ के हिसाब से पढ़ रहे हैं या समवन इज ईटन बाय समबडी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो जो सन है ना, उससे जो ऊर्जा आ रही है वो कितनी आ रही है? 1%, राइट। लेकिन जब पौधे को ग्रास हॉपर खाएगा तो पौधे के अंदर जो ऊर्जा है वो ग्रास हॉपर में कितनी जाएगी? वो जाएगी 10%। कितनी जाएगी? 10%, राइट। सेम अगर ग्रास हॉपर, फ्रॉग ग्रास हॉपर को खाएगा, उसमें कितनी एनर्जी जाएगी? 10%। फ्रॉग को जब स्नेक खाएगा उसमें कितनी एनर्जी जाएगी? टोटल 10%। ईगल जब स्नेक को खाएगी तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? 10%। यानी कि सूरज से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो 1% होती है, लेकिन जो फूड चेन में ऊर्जा जा रही है वो 10% जाती है। इसीलिए हम इस पर्टिकुलर चीज को किस नाम से जानते हैं? इस पर्टिकुलर चीज को हम जानते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको टर्मिनोलॉजी या नाम से बोलूं तो ये कहलाई जाती है 10% लॉ। क्या कहलाया जाता है? 10% लॉ, ठीक है। ये होता है हमारा 10% लॉ, लेकिन सूरज से हमको 1% ही मिलता है, ये याद रखना है। नाउ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि ये फूड चेन आपने कहां से स्टार्ट की? प्लांट से। सूरज तो है ही, सूरज, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये लाइन भी याद रखनी है आपको। सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि अगर सूरज नहीं है तो ये सारी चीजें जीरो हैं, खत्म है, आपको भी कुछ नहीं, इंसान की वजूद या अस्तित्व ही नहीं होता अगर सूरज नहीं होता। सिंपल सी चीज है, ठीक है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये याद रखना है आपको। नाउ इसी बेसिस पे एक और पॉइंट को समझते हैं। ये तो हमारी हर्बीवोरस फूड चेन है या ग्रास फूड चेन है। इसी में हम एक और फूड चेन का नाम लेते हैं जो अभी एलपी के पेपर में पूछी भी गई है, जिसको हम बोलते हैं डेट्रीटिवोरस या डेट्रीवोरस। मैं डेट्रीटिवोरस लिख रही हूँ, इसको डेट्रीवोरस के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या चीज है? डेट्रीटिवोरस जो है उसके लिए बोलते हैं अगर फूड चेन हम प्लांट से ना शुरू करके बैक्टीरिया से शुरू करें या डिकम्पोजर से शुरू करें, ठीक है। डेट्रीटिवोरस डी से शुरू होता है, डिकम्पोजर भी याद रख लीजिए यहाँ पे। तो डिकम्पोजर, इसको हम कभी भी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का नाम नहीं देते, ट्रॉफिक लेवल हमारे प्लांट से ही शुरू होते हैं। लेकिन अगर फूड चेन डेट्रीटिवोरस से हमने स्टार्ट की, जो कि हमारे पास सिस्टम होता है कि जब हम खाद की बात करते हैं, जब हम पौधा उगाते हैं तो हमें खाद की जरूरत पड़ती है ना, या मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं जो हमारे पास डिकम्पोजर करने के लिए अर्थवॉर्म भी होता है ना, केचुआ है, बैक्टीरिया है, जो भी मिट्टी के अंदर पाई जाने वाली चीजों को डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डेट्रीटिवोरस होते हैं या वो डिकम्पोजर है। तो अगर कहीं पे भी आपको ये लिखा है कि कोई भी फूड चेन अगर बैक्टीरिया या अर्थवॉर्म, केचुआ से शुरू हो रही है तो उस फूड चेन को हम क्या बोलेंगे? तब हम उसको हर्बीवोरस फूड चेन नहीं बोलते हैं, हम उसको डेट्रीटिवोरस फूड चेन कहते हैं। समझ आ गया सारा चीजें? ये हमारे इकोसिस्टम का लॉ है पूरा। और यहाँ पे ऐसा होता है कि मैंने तो ये साइट किया है एग्जाम्पल, लेकिन पौधे को सिर्फ ग्रास हॉपर ही नहीं खा रहा है ना, पौधों को और भी जानवर जो हैं वो खा रहे हैं। जैसे कि प्लांट जो है वो हिरन भी खाता है, डियर भी खाता है ना, ठीक है। अब डियर को कौन खाएगा? हिरन को कौन खाता है? शेर, ठीक है। शेर को खाना आसान बात है नहीं, है ना।
या हिरन को जो है वो टाइगर भी खा रहा है, चीते को मिल गया तो चीता भी तो खा ही लेगा, है ना। या जो लायन है उसको अगर ईगल मिल गई तो वो ईगल को भी खा लेगा। तो अगर बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं तब हम उसको बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब यानी कि खाद्य श्रृंखला की पूरी जो आपकी जाली बनी हुई है, वेब बना हुआ है, वो फूड वेब हो गया। ठीक है, ये टॉपिक रेलवे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां से पूछे गए हैं। सो आइडियली ये वाला जो टॉपिक है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। यहाँ से बाहर निकलते हैं अभी, है ना, अपनी स्लाइड पे आते हैं वापस। सो यहाँ पे अपना आंसर जो है वो क्या होगा, 1%। क्या होगा यहाँ पे 1%, याद रखिए 1% हमारा यहाँ पे ऊर्जा ग्रहण की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किस चीज को यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाना सोडा, NaHCO3। तो आग बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। कार्बन में कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ बॉन्ड बनाने की अनोखी क्षमता होती है, यानी कि कार्बन और कार्बन अकेले ऐसा कंपाउंड है जो दूसरे कार्बन के साथ इजीली बॉन्ड बना सकता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं, चिलेटिंग भी बोलते हैं। और ये जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको सहसंयोजक बंध के नाम से जाना जाता है। पूरी तरह से विकसित जीव की अपने शरीर के हिस्सों से नए जीव बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है, द एबिलिटी ऑफ फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट इज नोन एज रीजनरेशन, पुनर्जनन। Which of the following products are formed when sodium sulfate react with barium chloride? Sodium sulfate react with barium chloride, BaCl2 आएगा। यहाँ पे आपको जो पूरा इक्वेशन लिखना है वो यहाँ पे Na2SO4, 2 इधर से है, हमने इधर से उतार लिया है, और BaCl2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, Ba प्लस Cl माइनस Na प्लस SO4 माइनस। तो Na2Cl जो है वो 2NaCl हो गया, और ये बन गया आपका BaSO4। क्या बन गया, BaSO4। तो पहले मैंने इक्वेशन बनाई, अब मैं ऑप्शन देखूंगी, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ब्राउन प्रेसिपिटेट, ब्लैक प्रेसिपिटेट या येलो। ऑप्शन जो हैं वो सारे इधर सेम है। ठीक है, BaSO4 और NaCl सब जगह सेम है, इधर मुझे नहीं देखना। यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट करके याद रखिए, नमक बन रहा है। नमक, बेरियम सल्फेट जो है वो सफेद होता है और घुलता नहीं है, ये आपको ऐसे दिखाई देगा पाउडर के फॉर्म में। और नमक जो है वो घुलता है, तो उसको तो इसकी फॉर्मेशन या ये तो कहीं पे वैसे भी नहीं नजर आने वाला है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। सेकेंडली, निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस पदार्थ तरल पदार्थ में बदल जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डज अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, ठोस को लिक्विड में बदलना है, सिंपल है। इसको सब्लिमेशन नहीं पूछ लेना, ठीक है, सब्लिमेशन नहीं पूछना है यहाँ पे। सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो क्या कहा जाएगा, संलयन यानी कि फ्यूजन। किसी भी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैग्नेटिक कंपास या चुंबकीय कंपास। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज ऑल बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या, जो आराम से मिट्टी में अगर गए हैं तो वहां पे कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेडिसिन बॉटल, ओल्ड शूज, स्टेल बिस्किट नहीं होंगे यहाँ पे, बबल पैक नहीं होगा, ग्लास बॉटल, मिल्क पैकेट्स नहीं होंगे, एग शेल, स्टील इज, पोटैटो पीलिंग, है ना। तो आपको वो चीजें ढूंढनी है जो कि आप मिट्टी में डालोगे तो डिग्रेडेबल हो जाएंगी। सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव बट दे लैक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, पौधों में दो तरीके की टिश्यूज पाई जाती हैं, दो तरीके की उत्तक पाए जाते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक, एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक की खासियत यह है कि ये डिवाइड करते हैं, पौधे की लंबाई चौड़ाई बढ़ाते हैं। ठीक है, और परमानेंट बन जाते हैं और पौधों में दूसरे काम करते हैं, जैसे कि स्टोरेज का काम करते हैं, पानी को इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसमें वैक्यूल करके याद रखिए। ये क्वेश्चन सेम रेलवे अपने एनटीपीसी के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में
और ये ALP का सेट है, इसमें रिपीट ऑलरेडी कर चुकी है, ठीक है। वैक्यूल्स करके याद रखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते क्योंकि उन्हें स्टोरेज करने की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गन, कौन सा हार्मोन ग्रोथ बढ़ाता है, इसमें कहीं कोई डाउट? ये फ्री का एक नंबर आपको मिला है, ये फ्री का नंबर है, ये भी जिस बच्चे ने गलत किया ना फिर तो भाई पेपर देने का हक नहीं है ना। चले, निम्नलिखित में से कौन सी चीज हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? सबसे लंबी कोशिका, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन है ना, ये तो बिल्कुल मतलब आपसे पहली ही क्लास में टीचर्स पूछ लेते हैं। 1 to 1.5 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है, 1 से 1.5। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज दी ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन, काम कार्य करने की सबसे छोटी इकाई या वर्क डन की यूनिट क्या है? जूल। ये मैंने आपको जूल पहले ही बता दिया था। काइनेटिक एनर्जी है, वर्क है, एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, सबकी यूनिट क्या होती है? जूल। न्यूटन फोर्स की यूनिट है अर्ग एनर्जी, और मीटर, किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर डिस्टेंस की। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर when 1 plus 2 ohm are connected in parallel। अच्छा, पैरेलल तो 1/2, 1/1 है ना, पैरेलल की बात हो रही है। 2 हो गया, 2 + 1 हो गया, यहाँ पे 3 + 3/2 हो गया। हमने ये जब किया तो ये 1/r था, जल्दबाजी में 3/2 टिक मत कर देना, r पूछा है तो उल्टा करना पड़ेगा, 2/3 जाएगा, ठीक है, ओम करके याद रखिए। किसी वस्तु का औसत वेग किसी दिए गए समय के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य द्वारा दिया जा सकता है। जब वस्तु एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड, जब चीजें जो हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू बता के, ये देख के ये बता सकती हूं कि वैल्यू यूनिफॉर्म जा रही है या नहीं, ठीक है, वेलोसिटी से नहीं। अरिथमेटिक हमने क्योंकि निकाला है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, इसलिए हमको एवरेज या यूनिफॉर्म के बारे में पता लगेगा। इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कनकेव मिरर, when a parallel beam of light is incident on the reflecting surface, reflecting light के पास क्या होगा? तो जो इंसिडेंट लाइट है जब वो जाएगी तो वो ऐसे गिरती है और प्रिंसिपल पे जो फोकस है उस पे गिर जाती है, ठीक है। तो अपीयर्स टू कन्वर्ज एट प्रिंसिपल फोकस या डाइवर्ज, तो डाइवर्ज तो हटा दीजिए। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है कि फोकस पे? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए फोकस, तो कर्वेचर हमारे ऑलरेडी गए। और जब हमने कनकेव मिरर लिखा है ना ऑप्शन में, हाँ कनकेव लिखा है, तो कनकेव जो है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, इसीलिए मेरा आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आइडियली इस पेपर में जो है वो 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, 17 ही है ना, हाँ 17 क्वेश्चन पूछे गए थे और 17 में से मुझे ऐसे लगता है 15 क्वेश्चन इजीली करे जा सकते थे। ये एलपी का अब तक जो हमने सेट किया है उसमें सबसे इजी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी डिटेल्स जो है वो क्लास 24 की एप्लीकेशन पे ही मिलेंगी। क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ, डिटेल्स, थ्योरी की जो क्लासेस हैं वो भी वहीं चल रही हैं। इनफैक्ट हमने जो रेलवे के लिए टेस्ट डिजाइन किए वो भी आपके वहीं पे चल रहे हैं। सो वो टेस्ट जो है वो आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एएलपी की जो थ्योरीज है, टॉपिक्स जो हैं वो भी आपके आगे आने लग रहे हैं, वो भी यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।